अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मंजिल मुराद कामरान हफीज चौहान के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान निदा मंजूर। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं एडवोकेट इंजीनियर कामरान हफीज चौहान साहब। सर वेलकम टू स्टूडियो। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। चेयरमैन है मंजिल मुराद पार्टी के। सर मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि इस वक्त हमारे मुल्क में बहुत सी सियासी पार्टियां हैं और एक दूसरे को बहुत टफ टाइम दे रही हैं। इस दौरान एक नई पार्टी का आना एक बहुत बड़ा कदम है। आपने क्यों किसी जो मौजूदा पार्टी है उनको ज्वाइन क्यों नहीं किया, इसके बजाय आप अपनी पार्टी क्यों लेकर आ रहे हैं? असल में इस तरह से है कि इससे पहले भी मैं एक टीवी चैनल पे आता रहता हूँ, तो वहाँ के नाजरीन तो थोड़े आगाह हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ आज मुझे अपना तारुफ पूरा करा कर चलना चाहिए। जी जी। तो बेसिकली मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और उसके बाद मैं सिविल सर्विस की 26 साल और ड्यूरिंग सर्विस ही मैंने परमिशन लेके लॉ किया। जब मैंने लॉ किया तो उस वक्त मैंने लॉ इसलिए नहीं किया था कि मैं कल को वकालत करूँगा, लेकिन मैंने इसलिए लॉ किया कि मुझे उससे पहले जब तक मैं इंजीनियर था मुझे समझ में नहीं आती थी कि मुकन्ना, अदलिया या एग्जेक्टिव ये क्या चीज़ है और इनका क्या रोल है और डिफेक्टो डिजोरो क्या चीज़ें हैं। ये मैं मुनाज़रे टीवी पे आते थे, मेरी समझ में नहीं आते थे कि ये क्या हो। तो मैंने बड़े शौक़ से लॉ किया और पूरी तरह इसको समझने की कोशिश की। इसमें मैंने जब हम लॉ में पढ़ रहे थे तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। तो मैं इस नतीजे पहुंचा कि हम इस्लाम में कोई तर्ज हुकूमत नहीं दिया गया, सिर्फ ये है कि जो मुसलमानों का मुल्क होगा उसमें सुप्रीम लॉ जो है वो कुरान और सुन्ना होगा। तो लेकिन जो हमारी पहली इस्लामी रियासतें थीं, खिलाफत का निज़ाम था, उसके बड़े मखसूस खदोखाल थे। और मैंने जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा तो मुझे ये महसूस हुआ कि अमेरिकन ने ये जो जमहूरी तर्ज का सदारती निज़ाम है ये पूरा आइडिया हमारी खिलाफत से लिया, उसको लेकर चले। हालांकि ये नौ बादियात थे बरतानवी, और बरतानवी नौ बादियात होने के बावजूद इन्होंने बरतानवी पार्लियामेंट्री निज़ाम नहीं लेकर चले, बल्कि इन्होंने निज़ाम को तब्दील किया और उसके लिए मैं क्लियर हूँ कि इन्होंने उस वक्त पूरी रहनुमाई हमारी खिलाफत के तर्ज हुकूमत से ली है। अब इसमें बुनियादी चीज़ें हैं, किसी भी स्टेट के जो बुनियादी 3 पिलर होते हैं, जी बिल्कुल, मुकन्ना, अदलिया और एग्जीक्यूटिव। बेस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वो होता है जिसमें ये तीनों अपनी अपनी जगह पर मुकम्मल बाइख्तियार हों और इनमें से हर 2 का तीसरे पर चेक हो, ताकि वो तीसरा अपनी पावर्स को मिसयूज ना करे। इसका बेहतरीन मॉडल जो डेमोन्स्ट्रेट हुआ था ना, वो हमारी खिलाफत में किया गया। जी बिल्कुल, कि उसमें जो मुकन्ना था उस वक्त का, वो उस वक्त की लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कि शूरा थी, और उसका कंपोनेंट एग्जेक्टिव भी था, चीफ एग्जेक्टिव, खलीफा भी उसके होते थे कंपोनेंट, लेकिन खलीफा बेसिकली चीफ एग्जेक्टिव था एग्जेक्टिव का। अब और जुडिशरी उसको सुपीरियर थी। अब अगर आप उसके मॉडल में देखें तो वो बड़ी खूबसूरत तर्ज हुकूमत दिया गया था, बड़ा परफेक्ट था। उसमें जो जितनी लेजिस्लेटिव बॉडी थी, शूरा थी, इसके किसी भी रुकन को किसी जगह का एग्जेक्टिव रोल नहीं दिया गया, गवर्नर नहीं बनाया गया, कोई वजारत नहीं दी गई। सही, उनका काम लेजिस्लेशन करना था और एग्जेक्टिव और अदलिया के रोल को ऑब्जर्व करना था। बिल्कुल ठीक है, यानी चेक आ गया आपकी मुकन्ना का एग्जेक्टिव के ऊपर भी और अदलिया के ऊपर भी। सही। इसी तरह से जो एग्जेक्टिव थी वो फुली पावर्ड थी, पार्ट ऑफ लेजिस्लेशन भी थी, जो कि जो खलीफा था वो सरबराह भी था, उसके शूरा के साथ भी उसका तल्लुक था, लेकिन एग्जेक्टिव का वो सुप्रीम हेड था और वो कहीं का कोई भी गवर्नर लगाता है, कोई भी, मेरी राय ये है कि वो उसको एक मेजॉरिटी कंसेंट जो है वो शूरा से दरकार थी। इस तरह से शूरा का चेक एग्जेक्टिव पे आ जाता था और फिर शूरा का काम कानून साजी था और शूरा का काम एग्जेक्टिव के रोल को ऑब्जर्व करना और अदलिया के रोल को ऑब्जर्व करना भी था। ठीक है, इस तरह से उसका चेक अदलिया पे भी आ गया कि किस किस्म के लोग जज लग रहे हैं, काजी कैसे लोग लग रहे हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि वो काजी लगे। सही। अब इस तरह से तीनों पीयर अलग थे एक दूसरे से, तीनों फुली पावर्ड थे और तीनों में से हर 2 का तीसरे पर चेक था। सही।
और आप अदलिया को देखें, वो सुप्रीम थी, किसी को भी एग्जाम्पशन नहीं थी। हाकिम वक्त को भी एक आम आदमी के तौर पर पेश होना पड़ता था, खलीफा को भी, और उसको एग्जाम्पशन नहीं थी उससे। तो वो सुप्रीम एक उसका सुपीरियर रोल था फॉर दैट। अब इसमें जो अगला फीचर है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि आप ये देखें कि उस वक्त के जो मेंबरान शूरा थे वो कोई आम लोग नहीं थे, वो उस दौर के फहम और फरासत रखने वाले लिटरेट लोग थे। बिल्कुल। और इसी तरह से जो खलीफा लगता था वो भी उस दौर का कोई आम आदमी नहीं था, या वो इलिटरेट शख्स नहीं होता था, वो उस दौर का फहम और फरासत और इदराक रखने वाला शख्स होता था। मीनिंग देयर बाय कि जो भी लोग इलेक्ट हों, उनकी सिर्फ उम्र नहीं, उसके साथ साथ उनकी कोई हमें तालीमी काबिलियत को भी यार्डस्टिक बनाना पड़ेगा। सही। तो इसके लिए मेरी राय ये है कि हमें इनकी कोई मिनिमम एजुकेशन देनी पड़ेगी, जो लोग भी इलेक्टेबल सामने आते हैं उसके लिए। प्लस फिर आप उस सिस्टम में देखें कि जो उनका इंतखाब था, शूरा के मेंबरान थे या गवर्नर थे या खलीफा थे, तो इनका इंतखाब आम आदमी नहीं करता था। उस वक्त के जो फहम और फरासत के हामिल लोग थे वो करते थे। सही। उससे एक बात क्लियर होगी कि सिर्फ उम्र नहीं, इंतखाब करने वाले की भी हमें किसी कोई मिनिमम काबिलियत अहलियत का या उसकी एजुकेशन को हमें यार्डस्टिक बनाना पड़ेगा, सिर्फ उम्र क्राइटेरिया नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। अब अमेरिका ने इसी चीज को रेप्लिकेट किया अपने प्रेसिडेंशियल में। अमेरिका ने हमारे खलीफा की जगह पे प्रेसिडेंट बना लिया, सही। हमारी शूरा की जगह पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट बना लिया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट का कोई भी शख्स कोई एग्जीक्यूटिव का रोल नहीं ले सकता, कोई दूसरा ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। उसका प्योरली काम है लेजिस्लेशन करना, एग्जीक्यूटिव के रोल को मॉनिटर करना। एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट्स को भी सेनेट ऑब्जर्व करती है। वहाँ पे अगर प्रेसिडेंट किसी को सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट लगाता है, वहाँ मिनिस्टर्स नहीं है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है, जी। तो उसको मेजॉरिटी कंसेंट ऑफ द सेनेट रिक्वायर होती है। मीनिंग देयर बाय कि लेजिस्लेटिव बॉडी का चेक आ गया आपके एग्जीक्यूटिव के ऊपर, ठीक है। जुडिशरी वहाँ सुपीरियर है, आप कोई भी कानून साजी करेंगे, अगर वो कानून साजी उनके आइन के गर्ज़ो गायत के खिलाफ है, तो आप देखेंगे कि वो उनको एजिटेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, सुपीरियर कोर्ट में चले जाएंगे, वहां से अगर वो कानून कलादम करार हो जाएगा तो वो फारग हो जाएगा। इसलिए आप देखें कि दुनिया का सबसे तकरीबन छोटा तरीन आइन है, नेट से आप निकाले 10 सफ़ों का आइन है। इनिशियली उसके टोटल 7 आर्टिकल थे और कुछ अमेंडमेंट्स के बाद वो टोटल इस जो फाल है वो 25 आर्टिकल है टोटल उसके। सही। और हमारा आप आइन देखें जो 400 कुछ या 500 करीब आर्टिकल्स हैं और ये डिलीवर नहीं कर पा रहा। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, अब ये उसकी मॉडल आ गया। अब उसमें फ़र्क क्या आया? फ़र्क उन्होंने ये किया कि अमेरिका में इस वक्त मेरी राय में 3 खामियां हैं उस सदारती तर्ज हुकूमत में जो हमें यहाँ दरकार है अमेरिका वाला, लेकिन उसमें 3 तरमीम बेसिक रिक्वायर। कौन सी? नंबर 1 के वहाँ इस्लाम सुप्रीम लॉ नहीं है, हमारे यहाँ आएगा तो इस्लाम सुप्रीम लॉ होगा। नंबर 2, उन्होंने इंतखाब के लिए ये किया कि उन्होंने आम आदमी का वोट भी ज़ाया नहीं किया, लेकिन वो कदर फहम फरासत के लोगों से काम लेते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि 25,000 के जो वोटर थे ना, उनके ऊपर एक इलेक्टोरल बना लिया। सही। और वो इलेक्टोरल इलेक्ट करते हैं, आगे मेंबर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो, सेनेट हो या प्रेसिडेंट, उनका इंतखाब वो इलेक्टोरल्स करते हैं। सही हो गया। अब उस तरह का एक मॉडल हमारे यहाँ पे भी एक फौजी आमर ने सदर होते हुए उसने सदारती निज़ाम लाया और उसने यूं ही बल्दियाती निज़ाम बनाया। लेकिन वहाँ मिसयूज कैसे हुआ कि उन्होंने उन जो लोग बीडी मेंबर इलेक्ट हुए ना, उन्हीं को खरीद लिया और आसानी से हुकूमत बना ली। सही हो गया। सो मैं इसके भी खिलाफ, मैं ये कहता हूँ कि आपको ये करना पड़ेगा कि हमें जमहूरी सदारती निज़ाम लाना पड़ेगा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा कि जहाँ पे इलेक्ट होने वालों की भी मिनिमम तालीम बैचलर डिग्री रखनी होगी, मिनिमम। अच्छा, इससे नीचे वाले का काम नहीं है कि वो लेजिस्लेशन करे, वो एग्जीक्यूटिव को होल्ड करे, वो कोई भी रोल परफॉर्म करे। अगर एक चपरासी की हमने तालीम मैट्रिक रखी हुई है तो जो असेंबली में पहुंचता है वो अनपढ़ भी पहुंच सकता है, ये बिल्कुल गलत है। उम्र के साथ हमें मिनिमम बैचलर डिग्री रखनी पड़ेगी। और मैं ये कहता हूँ कि मैट्रिक से नीचे का वोट खत्म करना पड़ेगा, और आपको मैट्रिक वाले को का वोट अगर वो कास्ट करेगा तो 1 वोट। अच्छा। इलेक्शन सिस्टम जो है ये आपको लाना पड़ेगा नादरा पे। सही। सारे का सारा चलेगा वो थंब पे। सही। जो स्कैनिंग के थ्रू, और उसके लिए जरूरी नहीं कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके वोट डालें, आप किसी भी जगह पर हैं,
वहाँ से वोट कास्ट कर सकते हैं। आप जब थंब लगाएंगे वो फॉर्म निकालेगा कि आपकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है और आप किस के उसमें वोट में जा रहे हैं। कहीं मूवमेंट की जरूरत नहीं होगी, कोई छुट्टी की जरूरत नहीं होगी, आप दफ्तर चलते हुए जाके करके आ सकते हैं। अमेरिका में कर सकते हैं, इंग्लैंड में कर सकते हैं, वहाँ की अवेयरनेस भी रिक्वायर्ड। तो दूसरी बात ये है कि उसमें जो है आप जब मेरी राय है कि मैट्रिक से नीचे का वोट खत्म करें। मैट्रिक वाले का वोट एक वोट कास्ट होगा, सही। एफए वाले का जब वो एक वोट डालेगा तो वो 2 वोट के बराबर आएगा, बीए वाले का एक वोट डालेगा तो 3 के बराबर होगा, एमए वाले का 4 के बराबर और पीएचडी वाले 5, ताकि हम वोट को गिनने बजाय वोट को तोलना शुरू करें। जिस तरह से इलामा इकबाल ने कहा था जमहूरी वो निज़ाम है जमहूरियत जिसमें वोट तोले नहीं जाते, गिने जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें ये गिनने के बजाय तोलने पे लाना होगा ताकि बेहतर निज़ाम आ सके। अब वो मैं बात आपसे कर रहा था कि जो वोट है उसको आपको करना पड़ेगा कि मैट्रिक वाले का 1 वोट, एफ वाले का 2, बीए वाले का 3, मास्टर वाले का 4, पीएचडी वाले का 5। सही। इसका एक फायदा ये हो जाएगा कि हमारे पाकिस्तान में अभी भी ऐसे बहुत से डिप्राइव एरियाज हैं जहाँ तालीम मौजूद नहीं, और वहाँ के जो करता धरता ताकतवर लोग हैं, जागीरदार हैं, जो बड़े हैं वहाँ के सरदार, और वो वहाँ तालीम जाने नहीं देते। बिल्कुल। उससे नुकसान ये हो रहा है कि वो लोग, उन लोगों की जो जिंदगी है ना, वो लिटरली जानवर की जिंदगी और उनकी जिंदगी में शायद ही कोई फर्क हो, एक जैसी लैक ऑफ एजुकेशन है। और ये जो बड़े हैं उधर के करते धरते सरदार और चौधरी और जो जागीरदार, ये जब इलेक्शन आता है तो ये जो एमपी एमएनएस खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए, उनके साथ ये ठेके मारते हैं। सही। उनसे कोई ना कोई कीमत तय करते हैं किसी भी टर्म्स में, और फिर उसके मुताबिक वो जो अपना उनके पास गरीब गुरबा उनके इलाके में बसे हुए होते हैं, उन्हें ट्रकों में डाल के तो भेज के उनके हक में वोट डालते हैं। सही। और इस तरह से उनकी वो कीमत वसूल कर लेते हैं। ठीक हो गया। अगर हम इसको कर देंगे कि मिनिमम मैट्रिक ही का वोट कास्ट होगा तो एक तो स्कूल आ जाएंगे, और स्कूलों के आने से जो बच्चा मैट्रिक कर जाएगा ना, उसमें अगर पोटेंशियल होगा वो उससे आगे भी चला जाएगा। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक पर वापस आते हैं, फर्दर टॉक करते हैं आपके साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मंजिल मुराद, कामरान हफीज चौहान के साथ। सर, आप अभी जो बात कर रहे थे उसको यहाँ से फर्दर कंटिन्यू कीजिए। हाँ, अब हमें एक तो ये तालीम का बेनिफिट ये होगा कि हर जगह पे तालीम जाने का इम्कानात बढ़ जाएंगे, और जो बच्चा या बच्ची मैट्रिक कर जाएगी तो उसमें अगर पोटेंशियल होगा वो उससे अभी आगे चला जाएगा। जी। तालीम का रुझान बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा ये है कि अपना एक तो हमें सदारती तर्ज एतबार से दरकार है। दूसरा उसमें जो था पॉइंट वो ये है कि जो अमेरिका में एक अभी उनके निज़ाम में एक खामी और है, वो है 2 पार्टी सिस्टम। अच्छा। अभी आप देखें 2 सदर खड़े हुए हैं, 2 ही खड़े हो सकते हैं। 2 में से अगर कोई अच्छे लोग नहीं आए तो उनके पास तीसरे की ऑप्शन नहीं छोड़ी हुई। बिल्कुल ऐसे। उनके इस निज़ाम में मैं समझता हूँ कि दूसरा बड़ा फ्लॉ जो है वो ये है कि वो 2 पार्टी सिस्टम ये नहीं होना चाहिए। अच्छा। जितनी भी पार्टियां हों जरूर आए सामने, यानी आप कहते हैं 2 पार्टी कैंडिडेट ज्यादा होने चाहिए। सही। लेकिन अभी आप देखें ना इसका फायदा क्या है, अभी ये इलेक्शन सदारती चल रहा है। जी। सिर्फ 2 लोग एक दूसरे के ओपोनेंट खड़े हैं, सही। उन्हीं से सवाल किया जा रहा है, उन्हीं को उनकी खामियों की निशानदेही की जा रही है, उसी के वो जवाब दे ठहर रहे हैं। नहीं है ज्यादा कैंडिडेट्स, बिल्कुल 2 ही, आपने उन्हीं में से किसी को सिलेक्ट करना है। नहीं, मैं ये बात कह रहा हूँ कि सदारती में फर्द वाहिद जिम्मेदार होता है, पार्लिमानी में ग्रो है। अच्छा। किसी एक को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, जत्थे हैं इसके अंदर। अच्छा, ठीक है ना। सही। अब आप देखें कि वो उनका प्रेसिडेंशियल सिस्टम में 2 लोग जो खड़े हैं बस वही जवाब दे हैं, वही अपने बात कर रहे हैं, वही अपना मौक़िफ़ क्लियर कर रहे हैं, वही अपनी खामियों का भी बता रहे हैं, और वही बता रहे हैं कि हम क्या डिलीवर करेंगे। ऐसे ही पार्लिमानी के अंदर एक मशरूम है। अब मैं पार्लिमानी की तरफ आता हूँ कि पार्लिमानी में खामी क्या है। जी। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत में यहाँ पे मैं नाज़रीन को एक चीज़ और बताऊँ कि जमहूरियत से बेहतर कोई तर्ज हुकूमत नहीं। अच्छा। लेकिन जमहूरियत की लॉ में 2 बड़ी किस्में हैं। अच्छा। एक को हम बोलते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और एक को बोलते हैं फादर ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल। मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो दुनिया में समझी जाती है वो बरतानिया का तर्ज हुकूमत है, बिल्कुल बरतानवी तर्ज हुकूमत है।
और दूसरी जो फादर ऑफ डेमोक्रेसी, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, और इसकी इस वक्त मौजूद जो सबसे बड़ी शक्ल है वो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। बिल्कुल। अब जो ये पार्लियामेंट्री है, इसके अंदर मेरी राय में क्या फ्लॉ है, वो ये है कि मुकन्ना में से ही एग्जीक्यूटिव है, सही, अदलिया कस्टोडियन है, अदलिया सुपीरियर नहीं है। अब जो अगर कोई जमात एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है, तो वो उसके आप देखें कि उनके पास क्या क्या इख्तियार चले जाते हैं। सही। एक तरफ तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव उनका प्राइम मिनिस्टर, जी जी, फिर वजीर कौन होंगे वो उसका इख्तियार, सही, फिर उसमें से आगे सेक्रेटरी कौन होंगे उसका इख्तियार, फिर सरबराह महकमा जात कौन होंगे उसका इख्तियार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा उसका इख्तियार, जज कौन होगा उसका इख्तियार, स्टाफ ब्यूरो का हेड होगा कौन वो उसका इख्तियार। ये यानी आप उसके इख्तियारात का अंदाजा करें कि वो जो चाहेगा किसी भी इदारे का कौन सरबराह होगा, ग्रेड 19 तक का उसका इख्तियार। ठीक है। दूसरी तरफ जब ग्रेड 19 तक का इख्तियार उसका हो गया तो दैट मीन्स कि नीचे तक उसी का इख्तियार है, क्योंकि ग्रेड 19 जब उसकी गिरफ्त में है, 20, 21, 22 गिरफ्त में है, तो वो नीचे तो ग्रेड 1 तक भी उसका इख्तियार है उन्हीं के थ्रू। दूसरी तरफ उसमें ये होता है कि अगर उनके पास एक बड़ी मेजॉरिटी है और उनको बगैर किसी से उनको साथ मिलाए वो लेजिस्लेशन कर सकते हैं, या अगर वो किसी को मिला भी लें तो लेजिस्लेशन कर सकते हैं। सही। तो वो जो कानून साजी चाहते हैं कर लेते हैं। सही। आप उनको कुछ भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जब एग्जीक्यूटिव के सारे इख्तियारात उनके पास होते हैं, वो किसी को भी आसानी से खरीद लेते हैं। सही। और उससे अपनी मर्जी का बिल पास करवा लेते हैं। क्यों? वजारत उनके पास सब कुछ है, वो किसी को पेट्रोल पंप दे दिया, किसी को कोई और चीज दे दी, किसी को और चीज दे दी, सबको खरीद लिया और खरीदा और अपनी मर्जी की रजिस्ट्रेशन कर ली। अच्छा, अब और दूसरी तरफ जो हमारी अदलिया है वो कस्टोडियन क्या है कि जो लॉ गवर्नमेंट ने बना दिया उसको वो इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको निगेट नहीं कर सकते। मतलब वो सुपीरियर जुडिशरी नहीं है जिस तरह अमेरिका में है या जिस तरह हमारे इस्लामिक स्टेट में थी। तो इसलिए वो कहते हैं ना कि बरतानिया के जो पार्लिमान है वो इतनी ताकतवर है कि वो एक मर्द को औरत डिक्लेयर कर दे, औरत को मर्द, तो उसको कोई दुनिया ताकत नहीं कर सकती चेंज। क्यों? अदलिया वहाँ की कस्टोडियन है, उन्होंने अगर मर्द को औरत कह दिया, औरत को मर्द कह दिया, तो वो वही रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन ये बात अमेरिका में नहीं हो सकती। अच्छा। वहाँ आप जुडिशरी में जाएंगे और जुडिशरी उठा के परे फेंक देगी कि ये सर बेसिकली आप सदारती निजाम की हिमायत में है और पार्लियामान के खिलाफ जा रहे हैं, यानी आपको लगता है कि सदारती निजाम बेस्ट है अगर हम कंपेयर करें पार्लिमानी के साथ? जी जी, मैं बताता हूँ, रोशनी डालें इस पर। यही मैं बता रहा हूँ। अब ये देखेंगे कि जो पार्लिमानी में जो चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया प्राइम मिनिस्टर, और उसके पास अगर अच्छी वाज़ेह अक्सरियत है या दूसरों को मिला के भी उसको अक्सरियत हासिल हो गई है, वो बुनियादी तौर पे जमहूरियत के रैपर में लिपटा हुआ बादशाह बन जाता है। अच्छा। और इसलिए वो जितने बादशाह आज तक हमारे यहाँ पर आए, उनकी दौरे हुकूमत में उनके खिलाफ जो मर्जी कहते रहो, उनको कुछ भी नहीं हुआ, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। सही। और ये जब ये लोग जब ग्रोहों के तहत आते हैं, माफियाज के तहत आते हैं, इनके साथ ताकतवर कोई ना कोई कुव्वतें होंगी तो इनकी हुकूमतें चलेंगी। बिल्कुल। तो फिर एक्सप्लॉयटेशन भी इन पे होती है। यानी अगर एक वज़ीर-ए-आज़म है, उसने अपनी हुकूमत को कायम रखना है, उसने किसी ना किसी ताकत का सहारा लेना, और जिस ताकत का सहारा लेगा उसके हाथों वो एक्सप्लॉयट भी होगा। ऐसे ही है। वो खुद कुछ भी नहीं कर पाता, इख्तियार भी बहुत होता है, लेकिन दूसरी तरफ होता वो कठपुतली है। हाँ, वो कठपुतली चाहे वो अपनी पार्टी के बंदों के हाथों में खेल रहा हो, वो दूसरी पार्टियों के साथ मिलाकर खेल रहा हो, या वो किसी और ताकत के सिर पर हो, होता कठपुतली है। तो इस ऐसी कठपुतलियों की वजह से ये मुल्क कभी ट्रैक नहीं चढ़ सका। एक दूसरी बात, हमें अच्छा, दूसरा बरतानवी जो निजाम था ना, वो भी आप देखें कि बरतानिया एक दौर में इतनी बड़ी पावर था कि कहते थे सूरज नहीं ग्रुप होता। आज आप देखें कि बरतानिया के हालात क्या हो गए हैं। बरतानिया डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। बरतानिया आज सुपर पावर नहीं ट्रीट होता, ठीक है ना। और जितना निजाम भी उनका चला, और वो आप देखेंगे कि उसकी 3 बुनियादी वजूहत है। नंबर 1 उनकी 600-700 साल की हेरिटेज, नंबर 2 वहां पे लॉ ऑफ टॉर्ट का होना और उसकी इम्प्लीमेंटेशन का होना। लोग किसी के ट्रेसपासिंग नहीं करते, किसी के खिलाफ बयान गलत नहीं देते झूठा, किसी के खिलाफ झूठा पर्चा नहीं कटाते, कोई डॉक्टर मिसकेयर नहीं करता, ये उसके तहत। और फिर तीसरा जो उनका जो बड़ा था वो था उनका क्राउन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा। ठीक है, जो मलका बरतानिया है, वो बादशाह बरतानिया हो, जो भी हो, क्राउन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्राउन कॉन्स्टिट्यूशन उनका न्यूक्लियस है। और आप देखें कि बरतानिया में क्राउन के इंस्टीट्यूशन की इतनी वैल्यू है कि वो इसको इतना सेक्रेट समझते हैं कि इसके खिलाफ कोई बात नहीं सुनते। बिल्कुल ऐसे ही है। ख्वाह ये सिर्फ एक सिग्नेटरी रह गया, ठीक है, लेकिन ये एक इंस्टीट्यूशन है।
और एक सेंटर है। जब हमारे पास ऐसा कोई न्यूक्लियस ही नहीं था, बिल्कुल, जब हमारे पास लॉ ऑफ टॉर्ट का कोई बाकायदा उसके कानून तो मौजूद है लेकिन उस पर अमल दरामद तकरीबन ना होने बराबर है, तो हमें पार्लियामेंट्री की तरफ तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, अब इस वक्त आप ये देखें दुनिया में जितने ममालिक में सदारती तर्ज हुकूमत है, वही इस वक्त कामयाब। आप देख लें अमेरिका, रशिया, चाइना, टर्की, इवन ईरान इतनी सैंक्शंस के बावजूद सर्वाइव कर रहा है प्रेसिडेंशियल पे। अफगानिस्तान जो अभी प्रॉपर आजाद आज तक नहीं हुआ, उसकी करेंसी हमसे मजबूत है प्रेसिडेंशियल पे वो। और आप ये देखेंगे कि पार्लियामेंट्री जहां भी है ना, ऑलमोस्ट वो स्टेट्स अब फेलियर की तरफ जा रही हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब तक फर्द वाहिद कसूरवार नहीं ठहरेगा ना और फर्द वाहिद जवाबदेह नहीं होगा, इस्लाहत नहीं आ सकती। एक घर में अगर मियाँ बीवी दोनों ही फुल पावर एक्सरसाइज करते हो, घर नहीं चलता। बिल्कुल ऐसे ही। एक जब तक आप सुप्रीम डिक्लेयर ना करें, घर नहीं चल सकता। इसी तरह से आपको इस निज़ाम को चेंज करना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि जमहूरी तर्ज का सदारती निज़ाम जो है, जो अमेरिका के पास है, अमेरिकी निज़ाम में कुछ इस्लाहत के साथ जो मैंने अभी गुजारिश भी की है, ये हमारे खिलाफत के निज़ाम के नज़दीक तरीन मॉडल है। और खिलाफत के निज़ाम से बेहतर कोई निज़ाम। आपको मैं यहाँ पे ये बताऊँ मजे की बात कि सऊदी अरब जो हमारा किबला काबा है, वहाँ पे जो बादशाहत का निज़ाम चल रहा है, यानी खानदान के खानदान चलेंगे, उनका ये तर्ज अमल इस्लामिक जो रियासतों से बिल्कुल हट कर है। और ये इस्लामिक रियासत के जो तर्ज अमल है उसके बिल्कुल उलट है उनका। और ये इस्लामिक सोच से हट कर है। और इस्लामिक इतना जमहूरी है, आप ये देखें कि खानदान हुक्मरानी नहीं करते थे। यानी ये नहीं हुआ कि एक खलीफा के बाद उसका बेटा खलीफा हो गया, उसका भाई खलीफा हो गया, दूसरा आया तो उसके कोई बेटा खलीफा बना, भाई खलीफा बना। नहीं, हर मर्तबा इंतखाब किया गया जीरक लोगों की तरफ से कि कौन इस काबिल है कि वो खलीफा हो। तो ये खानदानों की हुक्मरानी जहाँ पे भी है वो किसी सूरत जमहूरी नहीं है। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने किसी ट्रैक पे चढ़ना है, पाकिस्तान को चलाना है, हमें डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल फॉर्म लाना पड़ेगा। हमें इस एतबार से अपने आइन को तरमीम करना पड़ेगा। इसकी एक बात मैं और भी बताऊँ कि मेरी राय है और जितना मैं ग्रैब कर सका कि कायद-ए-आज़म भी पार्लिमानी के हक में नहीं थे। कायद-ए-आज़म भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ही चाहते थे, एक। और दूसरी बात यह है कि अगर पार्लिमानी एक अच्छा निज़ाम होता तो 73 का आइन, जिसको सब कहते हैं कि ये कॉम्प्रिहेंसिव आइन है, इस आइन के बाद तो फिर कभी मार्शल आना ही नहीं चाहिए था। सही। यही इसका सबसे बड़ा कन्फर्मेटरी टेस्ट है कि 73 का आइन एक डिफेक्टिव आइन है। और इसकी वजह मैं बता दूं, 73 का आइन उस वक्त की तमाम सियासी जमातों ने मिलकर बनाया। और वो जो इन्होंने बनाया, ये तकरीबन मेरी राय में इन्होंने अपनी और अपनी नस्लों की हुक्मरानी के लिए बनाया। सही। और इसमें इन्होंने पॉलिटिशियन ने अपने ऊपर चेक न होने बराबर रखे। ये 62-63 की भी ज़ियाउल हक के दौर में क्लास इसमें ऐड हुई। और उस वजह से ये अपने इख्तियार के दौर में मिस यूज ऑफ पावर करते हैं एक हद से ज्यादा। और जहां जाके मुल्क एट स्टेक लगता है, वहां पे एक ही ऑर्गेनाइजेशन इस कदर ताकतवर है कि वो मुल्क को फिर बचाने के लिए आगे आ जाती है, और वो आर्मी है। और उसकी वजह से मार्शल लॉ लग जाता है। उस मार्शल लॉ के लगने का असर कसूरवार वो पॉलिटिशियन ही होता है, जिसकी वजह से ये मार्शल लॉ लगाया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात ऐसा ही है। तो मेरी ये इसके ऊपर ये राय है। जी सर, आपकी जो पार्टी है आपने बेसिकली आज़ाद कश्मीर से स्टार्ट लिया है, इसकी कोई खास वजह? उसकी वजह यह है ना जी कि मैंने 26 साल से ज़ायद आज़ाद कश्मीर में सर्व किया। सही। और वहाँ चूँकि तमाम अजला में रहा, बड़े बड़े मनसूबों पे रहा, तो वहाँ हर कोई मुझसे वाकिफ़ है। इवन वहाँ के जो ताकतवर इदारे हैं उनमें भी फाइलें, और मैं कैसा था, मैं एक अच्छा आदमी था, अच्छा ऑफिसर था, नहीं था, मेरी क्रेडिबिलिटी क्या थी उनके इल्म में। तो अगर वहाँ से मैंने इसको शुरू किया, इसके साथ कहीं आज़ाद कश्मीर का नाम नहीं है। अच्छा। आज तक बहुत सी जमातें यहाँ से कश्मीर में गई हैं। पीटीआई की वहाँ पे पीपल पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी, इंशाल्लाह ये पहली जमात होगी जिसकी इर्तिका वहाँ से होगा, और ये आएगा पूरे पाकिस्तान में भी आएगी। मैं एक सोच के साथ चल रहा हूँ, और इसके लिए मैं सिर्फ अल्लाह से मदद का ख्वास्तगार हूँ, इंसान से नहीं।
मैंने कोई मैनूवरिंग नहीं की, मैं अपनी जो इस्तात है उसमें चल रहा हूँ, मेरी लिमिटेड सी कैपेसिटी है। कुदरत ने अगर रास्ता निकाला तो कुदरत इसका रास्ता खुद हमवार करेगी, अगर मेरी सोच किसी काबिल हुई। मैं तो ये चाहता था, मैंने रिटायरमेंट भी जल्दी ली, मैं 7.5 साल सर्विस रहती थी, शाइनिंग कैरियर था, मैंने ग्रेड 90 से रिटायरमेंट ले ली, 20 में भी रहा हूँ मैं। जी जी। कि जब मैंने लॉ करके ये सब बातों को समझ गया और मैं चूंकि सिस्टम का हिस्सा नहीं था, सिस्टम से टकराता था, तो इत्तेफाक से मुझे हर इदारे के साथ ही मेरा टकराव पड़ा और हर इदारे तक मैं पहुंचा। बल्कि आखिर में तो मैंने मुतअद्दिद मुकदमात अपने खुद लड़े, मेरे सुप्रीम कोर्ट तक रिपोर्टेड केसेस हैं वहाँ के, और अल्लाह के फजल से मुतअद्दिद मुकदमात मैंने जीते। सही। उस दौरान मैं इस सिस्टम को और अच्छी तरह समझने में कामयाब हुआ। तो मैंने फिर ये सोचा कि बजाय इसके कि हम ये कहें कि ये गलत है, ये गलत है, इसका हल तलाश करना शुरू करते हैं। फिर मैंने इसके हल पर काम शुरू किया। अच्छा। और जब मैं इसके किसी मुनासिब हल तक अपनी अक्ल फहम तक पहुंचा, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे अब मजीद अपना एक लम्हा भी सिविल सर्विस में ज़ाया नहीं करना। बमुश्किल मैंने 25 साल सर्विस के पूरे किए और मैंने फौरी रिटायरमेंट ली कि बाकी की ज़िंदगी में आज़ाद जीऊँगा, अपनी मेहनत मजदूरी करूँगा, लेकिन अपने मरते दम तक कोई मैसेज डेवलप करने की कोशिश करूँगा, ख्वाह उसके ऊपर अमल दरामद मेरे दुनिया से जाने के बाद हो, लेकिन मुझे इस चीज़ का इत्मीनान होगा कि मैंने जो कुछ अल्लाह ने मुझे कर दिया, नहीं, अल्लाह ने मुझे जिस प्रोसेस गुजारा उससे मेरी जो लर्निंग हुई, उस लर्निंग के नतीजे में अगर मैं कोई बात समझा था तो वो मैं अपने सीने में रख के मिट्टी में नहीं जाना चाहता। मैं उस पे अपनी पूरी काविश करूंगा कि हमारा और हमारी नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान, एक बेहतर आज़ाद कश्मीर ये हो सके। मैं तो रोज की नमाज में जो ख्वाहिश है कि आपका जो मैसेज है वो कन्वे हो जहां तक हो सकता है। मैं तो जो नमाज पढ़ता हूँ उसमें भी अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह मुसलमानों को नेक, लायक, काबिल, अहल, मुखलिस, विजनरी लीडरशिप अता फरमा और वो इस काबिल हों कि वो बेहतरीन निज़ाम दे सकें और इंसाफ कायम कर पाएं, और ताकि मुसलमान दुनिया में सुरखरू खत्म होता जा रहा है। कामरान साहब, मुसलमान दुनिया में सुरखरू जी, मैं माजरत चाहती हूँ आपको, बहुत अच्छा लगा आपके साथ गुफ्तगू करके और आपसे थैंक यू कहूँगी कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट निदा मजूर को इजाज़त दीजिए। एक प्रोग्राम के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे और हमारे पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।